आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। काफी सुंदर, काफी बेहतरीन टॉपिक है ये आपके सिलेबस के लिए, ठीक है ना। ये क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लेकिन इस कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने के पहले हम उस लॉ को पढ़ने चल रहे हैं जिससे ये रिलेट होता है, और उसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाम सुने होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 11th क्लास में इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ना था। ग्रेविटेशन एक चैप्टर ही था, उसी में इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़नी थी। अब थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला पढ़ेंगे और एक थ्योरी जानेंगे जो कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करेगा, यानी कि दोनों रिलेट करने पर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूटन साहब तो सब जगह थे, यहां पर भी आ गए, यहां पर भी अपना ग्रेविटेशन लेके आ गए और इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ रिलेट कर दिए। अब कैसे? न्यूटन साहब का कहना था कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उसमें प्रत्येक दो वस्तु एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जिस फोर्स के द्वारा एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरा ऑब्जेक्ट किसी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सब जगह एप्लीकेबल है, हर एक ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है। सो ठीक है ना। अब समझते हैं इसके बारे में क्या कहना था उनका, थोड़ा सा क्लियर देखते हैं। न्यूटन साहब ने कहा कि सपोज कीजिए हमारे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। दोनों का सेंटर टू सेंटर एक लाइन मिला दीजिए। सेंटर टू सेंटर हमने एक लाइन ड्रॉ कर, ठीक है ना। अब मान लिया गया इसका सेंटर ए था और इसका सेंटर कितना, बी था। इसका मास m1 था और इसका मास m2 है। यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वह वैसे ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल था जिसमें अपना मास हो, उनका अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन हो। अच्छा, न्यूटन साहब ने कहा कि फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकंड बॉडी पर फोर्स लगा के सेकंड बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसको नाम दे दिया F1, ठीक है। अच्छा, सेम सेकंड बॉडी के द्वारा फर्स्ट पर फोर्स अप्लाई करके फर्स्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, उसको F2 नाम दिया गया। न्यूटन साहब ने कहा कि ये जो F1 और F2 है वो नेचर में हमेशा इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे। देखिए, इसमें A to B लग रहा है, इसमें B to A लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, अपोजिट लग रहा है फोर्स में, ठीक है ना। एक इधर से फोर्स लग रहा है, किधर से, यानी कि कैसे खींचने की कोशिश की जा रही है, कैसे खींचने की कोशिश की जा रही है, और इसको नाम दे देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन साहब ने कहा कि दोनों पार्टिकल के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। यानी कि फर्स्ट बॉडी का मास बढ़ाएंगे, सेकंड बॉडी का मास बढ़ाएंगे, तो उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। दोनों के मास को डिक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट बॉडी के मास को बढ़ाइए या सेकंड बॉडी के मास को बढ़ाइए, फोर्स बढ़ेगा। फर्स्ट बॉडी के मास को घटाइए या सेकंड बॉडी के मास को घटाइए, फोर्स भी घटेगा। फिर उन्होंने लिखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनवर्सली होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल r मान लीजिए, सेंटर टू सेंटर। इसको इक्वेशन सेकंड माना उन्होंने। अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स घट जाएगा, और अगर आप दोनों के बीच के फोर्स या डिस्टेंस को घटाते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि इनवर्सली होते हैं। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा।
अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया जाए तो लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली होगा m1 m2 के, बट इनवर्सली होगा r²। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली होगा m1 m2 एंड r²। अगर आपको पता है बाबू कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है और साथ में एक टर्म आता है जिसे कांस्टेंट कहा जाता है, तो यहां कांस्टेंट के रूप में g आएगा, तो g m1 m2 और y कितना हो गया r²। ये था दो पार्टिकल के बीच लगने वाले यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां g को कहा जाता है ग्रेविटेशनल, g को कहा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक कैपिटल जी का वैल्यू होता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि वे सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल नहीं कर सकते, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि बस वे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक नया लॉ आया जिसको बोला गया कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये लॉ कूलम्ब के द्वारा 1785 में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, यानी कि एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन हुआ 1785। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो न्यूटन का लॉ था उसमें दो मैसिव बॉडी को लिया गया, यानी कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला गया है जिनका अपना मास हो सकता है। लेकिन कूलम्ब साहब ने कहा कि अगर दो मैसिव बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में भी फोर्स लगेगा। तो न्यूटन साहब ने उस फोर्स का नाम दिया था, मैसिव बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा था उसका नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स, और कूलम्ब साहब ने उसका नाम दिया, यानी कि चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स लगा उसका उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया। जनरली यह फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। अगर दोनों रेस्ट में हो तो सबसे अच्छा, लेकिन कम से कम एक का रेस्ट में होना जरूरी है। अगर दोनों मोशन में हो गए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। अब कूलम्ब साहब ने दो चार्ज पार्टिकल को उठा लिया, फर्स्ट बॉडी यानी कि फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज Q1, सेकंड पार्टिकल का चार्ज Q2, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने R से डिनोट किया। अब कूलम्ब साहब ने कहा कि फर्स्ट पार्टिकल के द्वारा, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के द्वारा सेकंड चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचा जाएगा या अपने से दूर भेजा जाएगा, यानी कि फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकंड बॉडी को और सेकंड चार्ज पार्टिकल के द्वारा फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया, स्थिर विद्युत बल। सपोज कीजिए पार्टिकल A और B है, पार्टिकल A पॉजिटिव, पार्टिकल B पॉजिटिव, पार्टिकल A निगेटिव, पार्टिकल B निगेटिव। फिर उसी तरह से पार्टिकल A पॉजिटिव, पार्टिकल B निगेटिव, पार्टिकल A निगेटिव और पार्टिकल B पॉजिटिव। तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। जबकि दो अनलाइक चार्ज हो तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, और ये जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स है इसको कंबाइन रूप से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। तो कूलम्ब साहब ने दो चार्ज पार्टिकल को उठाया। उनका कहना था, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू स्टैटिक चार्ज पार्टिकल
कोई भी दो पार्टिकल के बीच, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए के बीच लगने वाले विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। अब न्यूटन साहब में आप देखिए यहां m1 m2 था और यहां पर क्या आ गया q1 q2, लगभग रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, कॉपी हुआ है, चीटिंग हुआ है ना यहां पर। अच्छा, दूसरी बार में उन्होंने कहा कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इनवर्सली होगा आर स्क्वायर। एक चीज और याद रखिएगा, ए के द्वारा बी पर और बी के द्वारा ए पर जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल इन नेचर होंगे बट अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है ना। ए बी को अगर रिपेल करने की कोशिश करेगा तब बी ए को रिपेल करने की कोशिश करेगा, अगर ए बी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो बी ए को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि अपोजिट इन नेचर। सेम टू सेम न्यूटन साहब की तरह सेम टू सेम कॉपी कट था। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इसको समझा जा सकता है कि फोर्स बढ़ेगा यानी कि डिस्टेंस कम हो रहा है और डिस्टेंस अधिक हो रहा है यानी कि फोर्स कम हो रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स बढ़ रहा है यानी कि डिस्टेंस कम हो रहा है और फोर्स कम हो रहा है यानी कि डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसको ठीक है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो क्या मिलेगा, तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 Q2 और बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू का चिन्ह जुड़ेगा और साथ में कांस्टेंट K आएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये था कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स इतना के बराबर होते हैं, K Q1 Q2 के K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब आप देखें इस K का नाम होता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका नाम होगा सो, ठीक है ना। और इसका जो वैल्यू होता है वो या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, एप्सिलॉन इसको कहा जाता है, या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखिए। अब K का वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखें तो देखिए क्या फॉर्मूला था, Fe बराबर K Q1 Q2 और बाई कितना R स्क्वायर था ना। K का वैल्यू रखिए कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखें 9 × 10⁹ तो K के बदले में 9 × 10⁹ रख दिए और इनटू Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। चूंकि फोर्स है तो लास्ट में न्यूटन लगा दीजिए। यही इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल था। अच्छा एक चीज हो, यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहा जाता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको कहा जाता है, इसका नाम होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसका नाम दिया जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है।